तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। इस कहानी की शुरुआत आइसलैंड के खूबसूरत नज़ारों को दिखाते हुए होती है। यही सड़क पर हम एक बड़ी सी गाड़ी को देखते हैं जो काफी तेज स्पीड में जा रही थी। इसी गाड़ी के अंदर एक यंग अमेरिकन कपल बैठा हुआ था, जिसमें लड़की का नाम जेनी और लड़के का नाम रिले था। ये दोनों इस आइसलैंड में अपनी छुट्टियां बिताने के लिए आए हुए थे। रिले अपना कैमरा निकाल करके जेनी के फोटोज क्लिक करने लगता है और जेनी भी एक्साइटेड होकर के अपनी अलग अलग तरीके की पोज दे रही थी। इसके बाद ये होटल रूम में अपने सामान को रखते हैं और निकल पड़ते हैं आइसलैंड घूमने के लिए। ये दोनों अलग अलग जगहों पर जाते हैं जहाँ पर सिर्फ रिले जेने के फोटोज क्लिक कर रहा था। फिर जब रात को ये दोनों बैठ कर के डिनर कर रहे थे तब जेने रिले से कहती कि तुम्हारे इस पुराने कैमरे की रील यहाँ पर नहीं मिलेगी, इसलिए मैं तुम्हें एक नया कैमरा खरीद करके दूंगी। लेकिन रिले इसके लिए मना कर देता है क्योंकि वो काफी सारे रील्स लेकर के आया है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो फोटोज को ऑटो करेक्ट करके परफेक्ट नहीं बनाना चाहता था, बल्कि वो इसके परफेक्शन के साथ नेचुरल तरीके से फोटोज को कैप्चर करना चाहता था। इसके बाद ये फेमस टूरिस्ट स्पॉट देखने के लिए जाते हैं, जैसे कि ऐतिहासिक चर्च, फेमस झरने और नदियां वगैरह। फिर रात को ये दोनों होटल रूम में जाकर के सो जाते हैं। आधी रात को जब जेने की आंख खुलती है तो विंडो के पास जाकर के बाहर का नजारा देखने लगती है। तभी वो एक बहुत तेज रोशनी देखती है जिससे कुछ सेकंड के लिए आसमान में उजाला हो गया था। फिर अचानक से वो रोशनी तुरंत ही गायब हो जाती है। जब सुबह होती है तो ये दोनों जाते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, तो ये देखते हैं कि होटल का बुफे एकदम खाली था, यहाँ तक कि होटल में कोई भी स्टाफ नहीं था। इसके बाद ये बाहर जाते हैं किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, लेकिन जैसे ही सड़क पर पहुंचते हैं तो ये देखते हैं कि सड़क भी पूरी तरीके से खाली थी और यहाँ पर कहीं भी किसी इंसान का नामो निशान नहीं था। ये दोनों सोचने लगते कि कहीं आज यहाँ पर हॉलीडे तो नहीं है। फिर ये दोनों अलग अलग बिल्डिंग में देखने के लिए जाते हैं, लेकिन इन्हें कहीं भी कोई इंसान नजर नहीं आता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि रातों रात इस शहर से लोग गायब हो चुके हैं और ये हर तरफ ढूंढने की कोशिश करते कि कहीं कोई तो मिल जाए। लेकिन जब इन्हें काफी ढूंढने के बावजूद भी कोई भी नहीं मिलता है तब ये इस चीज को मान लेते हैं कि इस जगह पर इनके अलावा और कोई भी नहीं है। ये अपने रिलेटिव्स को भी कॉल करते हैं, लेकिन कोई भी कॉल अटेंड नहीं करता है और टीवी पर भी कोई भी न्यूज चैनल नहीं आ रहा था और सभी सोशल मीडिया भी साइलेंट हो चुके थे। होटल में लौटने के बाद रिले अपने लैपटॉप को चालू करता है तो ये इंटरनेट ऑन करके देखता है जो काम कर रहा था, लेकिन कोई भी न्यूज चैनल ने कल रात से अपनी वेबसाइट पर अपडेट नहीं किए थे। अभी दोनों बहुत ज्यादा परेशान होकर कि पूरी दुनिया के बारे में सर्च करते हैं। तब इन्हें पता चलता है कि इस दुनिया में कोई भी नहीं था और पूरी दुनिया ही अचानक से खाली हो चुकी थी। इन्हें इस चीज पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है कि ये सच है कि पूरी दुनिया में इन दोनों के अलावा यहाँ पर कोई भी नहीं है। ये बार बार यहाँ पर इंसानों को ढूंढने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन आखिर इसी नतीजे पर पहुंचते हैं कि इनके अलावा भी यहाँ पर कोई भी इंसान नहीं बचा। जब ये कार के विंडो को खुला हुआ देखते हैं तब ये उसमें बैठ कर के जाते हैं किसी इंसान को ढूंढने के लिए और ये दोनों एक शहर के बाहर गांव में चले जाते हैं, लेकिन वो गांव भी पूरी तरीके से खाली था और जेनी को लगने लगता है कि सच में एपोकलिप्स आ चुका है। तभी रिले जेनी से कहता है कि तुम अपनी माँ को कॉल करो, लेकिन उसकी माँ भी कॉल नहीं उठाती है। अभी दोनों पूरी तरीके से हार मान करके बैठ जाते हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को दिलासा देते हैं कि कम से कम ये दोनों एक दूसरे के साथ में हैं। रात को ये दोनों होटल में वापस आ जाते हैं और जेनी काफी ज्यादा थकी हुई थी और परेशान और काफी ज्यादा चिड़चिड़ी भी हो चुकी थी। जब सुबह होती है तो रिले जेनी को उठाता है, लेकिन जेनी का मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं था। दरअसल वो बिस्तर से उठना ही नहीं चाहती थी। फिर जेनी रिले से पूछती कि हम घर कैसे जाएंगे, लेकिन इस बारे में तो रिले भी नहीं जानता था। फिर वो जेनी का मुंह ठीक करने के लिए उसका फेवरेट ब्रेकफास्ट बना करके लाता है। वो ब्रेकफास्ट खाने लायक तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन फिर भी जेनी खुश होकर के उसे खा लेती है क्योंकि रिले उसकी काफी ज्यादा केयर कर रहा था। इसके बाद ये पास ही के ग्रोसरी स्टोर में जाकर के कुछ सामान उठा लेते हैं और रिले एकदम सर्वाइवल मोड में था और वो काफी सारी चीजें उठा लेता है। फिर वो एक बड़ी और शानदार कार भी ढूंढ कर ले आता है ताकि वो इन चीजों को अपने पास में रख सके, क्योंकि इस दुनिया में अभी इन्हें रोकने टोकने वाला कोई भी नहीं था। इसके बाद ये होटल रूम में जाकर के अपने सामान को पैक करते हैं और फिर निकल पड़ते हैं एक बड़े और आलीशान घर की तलाश में। कुछ ही देर बाद इन्हें अपनी पसंद का एक शानदार घर भी मिल जाता है और लिले जाकर के सेट हो जाता है उस घर में, लेकिन जेनी अभी भी काफी ज्यादा परेशान लग रही थी। फिर ये कपड़ों के शोरूम में पहुंचते हैं जहाँ पर जेनी अपनी पसंद की एक दो ड्रेसें ले लेती है। तब लिले कहता है कि काफी शानदार मौका है, इसीलिए काफी सारे ड्रेसें उठा लो, कहीं लोग फिर से वापस आ गए तो हम ये सब कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी दोनों काफी सारे ड्रेसें को पहन पहन करके चेक करते हैं, फिर हंसी मजाक करते हुए ड्रिंक करते हैं और मोनोपोली भी खेलते हैं। इसके बाद ये दोनों गाँव की तरफ ड्राइव
ड्राइव करते हैं। तब जेनी काफी रिलैक्स फील करती है। अभी दोनों पहुंच जाते हैं जियोथर्मल पूल पर, जहाँ पर ये दोनों घास पर कपड़े बिछा करके लेट जाते हैं। फिर जेनी अपने कपड़े निकाल करके जाती है पूल में नहाने के लिए और रिले उसके फोटोज को क्लिक करने लगता है और फिर वह भी पूल के अंदर कूद जाता है और ये दोनों यहाँ पर रिलेशन बनाने लगते हैं। फिर थोड़ी देर बाद ये दोनों बाहर आकर के सो जाते हैं। इसके बाद जेनी घूमने लगती है हरे भरे खेतों में और रिले भी उसके पीछे पीछे जाकर के फोटोज को क्लिक कर रहा था। जब शाम होती है तो ये दोनों वापस होटल लौट आते हैं। फिर ग्रोसरी स्टोर में जाकर के रिले बच्चों की तरह खेलना शुरू कर देता है। तभी अचानक से वो फिसल करके गिर जाता है और उसे चोट लग जाती है और रात को ये दोनों पार्टी वेयर ड्रेस पहन करके डिनर करते हैं। तब जेनी इस पर गुस्सा करते हुए कहती कि तुम्हें बच्चों की तरह खेलने की क्या जरूरत थी, क्योंकि अगर तुम्हें यहाँ पर कुछ हो जाता तो यहाँ पर ना कोई डॉक्टर है और ना ही कोई मदद करने वाला। तब रिले कहता है कि तुम उस पर गुस्सा क्यों कर रहे हो। अब ये सुनकर के जेनी नाराज होकर के यहाँ से चली जाती है। यहाँ से थोड़ी देर बाद रिले बुके लेकर के उस घर में आता है जिस पर इन दोनों ने कब्जा कर लिया था और वो बुके लेकर के जेनी के पास जाता है उसे मनाने के लिए और प्रॉमिस करता है कि वो अब कभी भी गुस्सा नहीं करेगा। इस पर जेनी इसे कहती है कि मुझे अपनी फेवरेट बुक यहाँ पर लेकर के आनी चाहिए थी। तब रिले उस बुक की नई कॉपी दिलवाने का प्रॉमिस करता है, लेकिन जेनी को तो वही बुक चाहिए थी क्योंकि वो बुक उसके डैड ने गिफ्ट की थी और उस बुक से उसकी काफी सारी यादें भी जुड़ी हुई थी। जेनी ने उस बुक में उस डेट को नोट किया था जब उसने पहली बार रिले को प्रपोज किया था। अब जेनी कैसे भी करके अपने घर वापस जाना चाहती थी, लेकिन इस वक्त ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था और ये दोनों यहाँ पर सोचने लगते हैं कि अब करे तो क्या करे। इसके बाद ये दोनों फिर से टूरिस्ट स्पॉट पर जाते हैं और यहाँ पर काफी सारे फोटोज क्लिक करते हैं। जब ये घर पर लौटते हैं तो नल में पानी नहीं था। तब रिले ब्लूबेरी योगर्ट खाने लगता है। तब जेनी उससे कहते हैं कि इसके एक्सपायर होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं, इसीलिए तुम्हें ये नहीं खाना चाहिए था। और वो उसे ये भी कहती कि अगर खाना खत्म हो गया तो हम यहाँ पर फंस जाएंगे। तब रिले मुस्कुराते हुए कहता है कि हम खेती कर लेंगे और मछलियाँ पकड़ लेंगे, लेकिन जेनी का उसका इस तरीके से मजाक करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। इसके बाद रिले स्विमिंग करता है और जेनी चली जाती है एक चर्च में, जहाँ वो एक स्टेचू देखती जिस पर अजीब किस्म के मार्क्स बने हुए थे। ये स्टेचू से सवाल करती कि आखिर सारे लोग कहाँ पर चले गए, लेकिन वो स्टेचू काम बोलने वाला था। इसके बाद ये दोनों सिटी के बाहर हॉट स्प्रिंग पहुंचते हैं, जहाँ रिले जेनी को दुनिया की धड़कन सुनाने के लिए कहता है। साथ ही उसे ये भी कहता है कि उसे आइसलैंड से प्यार हो गया है। इसके बाद ये दोनों पहुंचते हैं वोल्केनिक रॉक वाले एक बीच पर। यहाँ पर रिले जेनी को उस जगह की पौराणिक कथा सुनाने लगता है। तब जेनी कहती कि तुम अपनी कहानी बाद में सुनाना, फिलहाल तो पीने का पानी खत्म हो गया है। इसके बाद ही दोनों क्रैश हुए प्लेन के पास पहुंचते हैं और रिले को टूटे हुए प्लेन में खूबसूरती नजर आती है और वो उसके फोटोज क्लिक करना शुरू कर देता है। अब जेनी से काफी ज्यादा तंग आ जाती है और इससे कहने लगती है कि तुम हर चीज को खूबसूरत बता कर के मुझे जबरदस्ती खुश करने की कोशिश क्यों कर रहे हो और ये प्लेन किसी भी काम का नहीं है। अब जेनी की बातों को सुनकर के बेबस रिले उससे पूछता है कि अब तुम ही बताओ कि मैं करूँ तो क्या करूँ। तब जेनी रिले को यहीं पर छोड़ कर के गाड़ी लेती है और यहाँ से चली जाती है और रिले उसी प्लेन के अंदर रात गुजारता है और जेनी रास्ते में गाड़ी रोक कर के उसी में सो जाती है। जब सुबह होती है तो वो वापस आती है रिले को लेने के लिए, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं करते हैं। यहाँ पर जेनी रिले को पीने के लिए कुछ देती है, फिर ये दोनों वापस शहर में आ जाते हैं। अब रिले शहर में चारों तरफ घूमता है और दीवारों पर बनी हुई पेंटिंग की फोटोज क्लिक करने लगता है और एक पेंटिंग ऐसी थी कि जिसकी आंखों को देख करके उसे डर लग रहा था और वो घबरा करके फिल्म रोल को डिस्ट्रॉय कर देता है। उधर जेनी लैपटॉप से किसी और से कनेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन काफी कोशिश करने के बावजूद भी वो कामयाब नहीं होती है। इसके बाद वो चढ़ जाती है और इधर रिले कोई मशीन बनाने के लिए चीजों को इकट्ठा करना शुरू कर देता है। तभी अचानक से एलिवेटर का डोर बंद हो जाता है। अब ये देखकर के रिले बहुत ही बुरी तरीके से घबरा जाता है। फिर थोड़ी देर बाद वो अपने आप ही खुल जाता है। तब वो सही सलामत आ जाता है घर पर, लेकिन जेनी घर पर नहीं थी और रिले अजीब तरीके की मशीनें बनाने की कोशिश कर रहा था। वहीं जेनी को एक घोड़ा मिल जाता है। तब वो उस पर बैठ कर के सवारी करती है और उसे कुछ खिलाने की कोशिश करती है और इसे तसल्ली होती है कि कम से कम कोई जानवर तो उसे नजर आया। जब ये दोनों दूसरी जगह पर घूमने के लिए जाने लगते हैं तब जेनी अपने पुराने वॉइसमेल को प्ले करके सुनने लगती है, क्योंकि वो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स की आवाजों को भूलने लगी थी। रास्ते में एक ग्लेशियर नजर आता है, तभी उसके ऊपर जाकर के बैठ जाते हैं। तब जेनी कहती कि यही नेचर का पावर है, लेकिन रिले अभी भी नाउम्मीद नहीं हुआ था। इसके बाद ये दोनों एक लेक साइड पर बने हुए केबिन में पहुंचते हैं। तब रिले जंगल में लकड़ियां लेने के लिए जाता है। तभी यहाँ पर उसे नेल्स नाम का एक बूढ़ा आदमी नजर आता है, जिसे देखकर के रिले बहुत ही ज्यादा चौंक गया था और उस आदमी की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। इसीलिए रिले और जेनी अपना खाना उसके साथ में
शेयर करते हैं। अब नेल्स इन्हें बताता है कि मैंने भी कई दिनों से दूसरे इंसानों को नहीं देखा था और मुझे लगने लगा था कि इस दुनिया का अंत होने वाला है, इसीलिए मैं यहाँ जंगल में आ गया। फिर रात को जब बिल्ली सो रहा था उस वक्त जेनी 5 लेक के पास में बैठी हुई थी। वो यहाँ पर नेल्स को अपने फैमिली के बारे में बताती है। नेल्स भी उसे कहता है कि मैं भी समंदर के बीच में रहता था, मेरा घर तो था लेकिन मैं फिर भी एक बेघर की तरह था। अब अगले सुबह रिले जेनी को जगा कर के एक बैड न्यूज देता है कि नेल्स की नींद में मौत हो गई है। इसके बाद ही दोनों शेर लौट करके आ जाते हैं। अब जेनी डकटेक निकालती है और खाली घरों को मार करने लगती है और रिले को उसकी हरकत बेमतलब की लग रही थी और वो जेनी से कहता है कि सारे घर ही खाली है, तो फिर तुम घरों पर मार क्यों लगा रही हो। इसके बाद वो जेनी को एक नदी के पास ले जाता है और बताता है कि हम जिस दिन जिस ग्लेशियर के पास में बैठे थे वही मेल्ट होकर के यहाँ पर नदी बन करके बह रहा है। इसके बाद ये दोनों डिनर करते हैं और बचा हुआ पानी भी खत्म कर देते हैं। फिर जब जेनी बर्तन साफ कर रही थी तब उसके लैपटॉप में एक मेल आता है। जेनी एक्साइटेड होकर के जाती है देखने के लिए, लेकिन वो रिले का भेजा हुआ एक फोटो था। अगली सुबह रिले को एक व्हाइट वेलवेट दिखता है जिस पर उसका नाम लिखा हुआ था। फिर वो अपना बनाया हुआ वाटर पंप एक्टिव करता है और एक एनवेलप को खोलता है जिसमें उसके क्लिक किए हुए फोटोज थे। इसके बाद वो जेनी को ढूंढने के लिए जाता है थर्मल पूल के पास। तभी यहाँ पर वो जेनी की बॉडी को पूल में फ्लोट होते हुए देख करके बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ गया था। दरअसल जेनी इस सिचुएशन को सहन नहीं पाई थी और इसी वजह से उसने अपने आप को खत्म कर लिया था। अब रिले जेनी को बाहर निकालने के बाद वो खुद भी अपने आप को खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके अंदर सर्वाइव करने की इच्छा इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि वो ऐसा नहीं कर पाता है। इसके बाद वो जेनी की बॉडी को यहीं पर छोड़कर गाड़ी में बैठ कर यहाँ से काफी दूर निकल जाता है और इसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि अब वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेला था। इसी सीन के साथ ही कहानी बोके यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके लाजमी बताएं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। आप लोग वीडियो को लाइक इन कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।